गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारकों वाला पेपर पढ़ रहे हैं और भारतीय राजनीतिक विचारक में मैंने आप लोगों को जो प्राचीन भारतीय चिंतन के प्रतिनिधि विचारक हैं मनु और कौटिल्य, मैंने आप लोगों को मनु और कौटिल्य पूरी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर उसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो या आपने पढ़ा हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मनु और कौटिल्य के बाद जो एंशिएंट थिंकर्स में जिनका नाम लिया जाता है वे हैं शुक्र। शुक्र एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ वो एक हद तक मॉडर्न विचारक भी माने जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र ने जो प्रशासनिक व्यवस्था दी है वैसी प्रशासनिक व्यवस्था जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसी के समान प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति, निर्वाचन, उनकी नियुक्ति, उनका वो पदस्थापन, इन सब के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो ये शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले हम शुक्र के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे और शुक्र के जीवन परिचय में जो शुक्र नीति के रचयिता हैं उनको शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो शुक्राचार्य है, ये शुक्राचार्य मतलब इनके काल का निर्धारण करना बहुत कठिन है। महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में जिन शुक्र का उल्लेख किया गया है वे वही शुक्राचार्य हैं जिनका ग्रंथ शुक्र नीति सार आज उपलब्ध है। शुक्र ने एक ग्रंथ लिखा था शुक्र नीति सार, और अपनी उस ग्रंथ में विषय वस्तु व विवेचन की शैली के आधार पर शुक्र नीति सार ऐसा लगता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद ही लिखी गई है। शुक्र नाम वस्तुतः चिंतन की एक विशेष परंपरा को व्यक्त करता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। शुक्र नीति सार के विषय में यह माना जा सकता है कि यह शुक्र की परंपरा के अनुयायी किसी विद्वान द्वारा लिखी गई रचना है और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में शुक्र नीति को एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जा सकता है। शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति मूलतः एक राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ है और शुक्र नीति के अनुसार ज्ञान की अन्य शाखाएं जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित ज्ञान को ही सम्मिलित करती हैं। उनकी उपयोगिता और महत्व बहुत सीमित है। इस दृष्टि से उन्हें अपूर्ण माना जा सकता है। इसके विपरीत दंड नीति या नीति शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो स्वयं में पूर्ण व स्वायत्त है। शुक्राचार्य के अनुसार ज्ञान की अन्य विधाओं की तुलना में दंड नीति की पूर्णता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि सभी लोगों के उत्थान और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उपाय नीति शास्त्र की परिधि में आते हैं। शुक्र के अनुसार धर्म, अर्थ तथा काम का प्रधान कारण मोक्ष को सुनिश्चित करने वाले तत्व नीति शास्त्र को ही माना जा सकता है। इस प्रकार शुक्र नीति में ज्ञान की अन्य शाखाओं को राजनीतिक ज्ञान के अधीन माना गया है। शुक्र नीति में राजनीतिक चिंतन के समस्त महत्वपूर्ण पक्षों दार्शनिक व अवधारणात्मक, संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक को पर्याप्त महत्व के साथ चित्रित किया गया है। ग्रंथ में राज्य के प्रयोजन, राज्य सत्ता पर नियंत्रण आदि पक्षों के साथ साथ दंड व न्यायिक प्रक्रिया, राज्य का प्रशासन, राज्य की सुरक्षा व युद्ध, अंतर्राज्य संबंध आदि ऐसे विषयों का जो राज्य के व्यवहारिक पक्षों से संबंधित हैं बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शुक्र ने सिद्धांत का बहुत विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत विस्तृत विचार उन्होंने व्यक्त नहीं किए हैं, बल्कि संपूर्ण ग्रंथ में मात्र ऐसा एक श्लोक मिलता है जिसे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित माना जा सकता है। एक स्थान पर शुक्र नीति में कहा गया है कि प्रजाओं से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजाओं के पालनार्थ सेवक बनाया है। और यह श्लोक भी राज्य की उत्पत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत को नहीं अपितु शासक की स्थिति को व्यक्त करता है। और ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया है। ये ज़रूर कहा गया है कि राज्य एक अनिवार्य संस्था है
और राज्य की अनिवार्यता को प्रमाणित करते हुए शुक्र कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और इस संसार के अभ्युदय का आधार भी राज्य ही है। राज्य की तुलना इस प्रसंग में चंद्रमा से करते हुए यह बताया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से कौटिल्य और मनु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में निश्चित विचार व्यक्त करते हैं, शुक्र इस प्रकार के निश्चित विचार व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना गया है और वो जो स्वाभाविक संस्था है वो एक प्रजा से कर लेने के लिए गठित की गई है। और राज्य के अस्तित्व के आधार की बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि प्रजा की उन्नति तथा सुरक्षा राज्य के अस्तित्व का आधार है। शुक्र ने यह स्पष्टतः व्यक्त किया है कि संसार में राज्य के संरक्षण व नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है, तो शुक्र ने राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए नहीं अपितु प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी माना है। शुक्र नीतिसार में कहा गया है कि राज्य का प्राथमिक उद्देश्य प्रजा का हितरक्षण है, क्योंकि बिना प्रजा के राज्य सुशोभित नहीं होता है। शुक्र नीति में शासन के प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण को ही शासकीय शक्ति की वैधता व अक्षुण्णता का आधार माना गया है। ग्रंथ में स्पष्टतः कहा गया है कि शासन के द्वारा राजकीय शक्ति का प्रयोग स्वतः उचित या वैध नहीं माना जा सकता, वरन शासक प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग व चेष्टावान बना रहकर ही अपनी शक्ति की वैधता व प्रभावशीलता को सुनिश्चित कर सकता है। इस शुक्र नीति में कहा गया है कि जिस सीमा तक शासन का जन कल्याण के प्रति समर्पण शिथिल हो जाता है, उसी सीमा तक वह जनता की आज्ञाकारिता का अधिकार खो देता है। शुक्र कहते हैं, यदि शासक जनता के हितों के संरक्षण के दायित्व की पूर्ति की अपेक्षा स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो जाता है, तो ऐसे शासन को वैध नहीं माना जा सकता और जनता द्वारा ऐसे शासकों की अवहेलना किया जाना उचित है। शुक्र स्पष्टतः कहते हैं कि शासक अपनी सत्ता की वैधता के प्रति सहज ही आश्वस्त नहीं रह सकता। उसे अपनी शक्ति की वैधता की निरंतरता को प्रजा के हितों व शासन के मूल प्रयोजन के प्रति अनवरत समर्पित व सक्रिय रहकर सुनिश्चित करना होता है। इस प्रकार जो शुक्र है वो शुक्र राजा प्रजा की उन्नति और सुरक्षा के लिए राज्य के अस्तित्व को जरूरी मानता है, और अगर कोई राजा जनता के हित और कल्याण के लिए कार्य नहीं करता है, स्वार्थ में लिप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में जनता को यह अधिकार है कि वो उस राजा को हटा दे। उस राजा के द्वारा जो आदेश दिए जाएं, उन आदेशों का पालन ना करे और किसी अन्य को उस स्थान पर विराजमान करे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शुक्र नीति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। शुक्र नीति में राज्य के सावयव स्वरूप को व्यक्त किया गया है और एक स्थान पर राज्य की तुलना मानव शरीर से की गई है तथा उपयुक्त 7 अंगों में राजा को सिर, मंत्री को नेत्र, मित्र को कर्ण, कोष को मुख, बल को मन, दुर्ग को दोनों हाथ तथा राष्ट्र को दोनों पैर माना गया है। एक अन्य प्रसंग में राज्य की तुलना वृक्ष से करते हुए राजा को इस वृक्ष का मूल, मंत्रियों को स्कंध, सेनापति वर्ग को शाखाएं, सेनाओं को पल्लव, प्रजाओं को धूल, भूमि से प्राप्त होने वाले कारकों को फल एवं राज्य की भूमि को बीज माना गया है। इस प्रकार शुक्र राज्य के सावयव स्वरूप को स्वीकार करते हुए कहता है कि राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं और राज्य इनमें से किसी भी एक अंग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता और किसी भी एक अंग के बिना संपूर्ण के रूप में इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार शुक्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बात करते हैं।
राज्य व राष्ट्र के मध्य भेद करते हुए शुक्र ने राष्ट्र की परिभाषा करते हुए दो प्रकार के तत्वों को राष्ट्र की धारणा में सम्मिलित किया है। प्रथम स्थावर तत्व यथा भूमि, पर्वत, प्राकृतिक संपदा इत्यादि, और द्वितीय जीवंत तत्व जैसे मनुष्य। राष्ट्र व राज्य के मध्य भेद को अधिक स्पष्ट करते हुए शुक्र नीति में कहा गया है कि किसी विशिष्ट राष्ट्र पर संप्रभु का नियंत्रण उसे राज्य का रूप प्रदान कर देता है। राज्य व राष्ट्र के मध्य शुक्र नीति में प्रतिपादित संबंध को इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि ग्रंथ में संप्रभु नियंत्रण से विहीन जन समुदाय को राष्ट्र माना गया है। शुक्र के अनुसार किसी विशिष्ट भूखंड पर निवास करने वाले जन समुदाय अर्थात राष्ट्र पर संप्रभु नियंत्रण का होना उसे राज्य में परिवर्तित कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्र में भूमि मतलब निर्जीव और सजीव तत्वों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन राज्य मतलब निश्चित भूभाग भी है, व्यक्ति भी है, जनसंपदा भी है, सब कुछ है, लेकिन राज्य के पास संप्रभुता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्र माना जाएगा। और अगर संप्रभुता का तत्व है या संप्रभु राज्य का नियंत्रण उस पर है तो उसे राज्य माना जा सकता है। राज्य की आधुनिक परिभाषा में राज्य के 4 तत्वों को स्वीकार किया जाता है: विशिष्ट भूभाग, जनसमुदाय, शासन व संप्रभुता। शुक्र द्वारा प्रतिपादित राज्य व राष्ट्र की धारणा में यह स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट भूभाग व जनसमुदाय को राष्ट्र माना गया है और अन्य 2 तत्वों शासन व संप्रभुता प्रथम 2 तत्वों के संयोग से राष्ट्र को राज्य में परिवर्तित कर देता है। तो शुक्र स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि यदि राज्य में संप्रभुता का गुण नहीं है तो वो राष्ट्र है, राज्य नहीं बन सकता। राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में शुक्र कहते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, उसका कार्य बहुत व्यापक है। राज्य के कार्यों में प्रजा की भौतिक सुरक्षा से लेकर उसके जीवन के सामाजिक, आर्थिक व नैतिक पक्षों के व्यवस्थित संचालन और प्रजा की सर्वांगीण उन्नति के लिए सक्रिय प्रयास सम्मिलित होते हैं। शुक्र ने राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया है और उसके साथ में राज्य के दायित्वों की सूची भी बताई है। शुक्र ने राज्य के जो कार्य क्षेत्र हैं उसका विस्तृत प्रतिपादन किया है और ये भी कहा है कि राज्य को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों को भी अर्जित करते रहना चाहिए। नंबर 1, प्रजा की सुरक्षा। शुक्र के अनुसार प्रजा की सुरक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। शुक्र ने राजा को स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी है कि प्रजा की रक्षा के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति अगर वो नहीं करेगा तो वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। शुक्र ने राजा से अपेक्षा की है कि वह धर्म के अधीन रहकर दंड की शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का निग्रह करे, सज्जनों को संरक्षण प्रदान करे और राज्य में सुशासन की स्थापना करे। नंबर 2, लोक कल्याण। शुक्र ने राज्य की हस्तक्षेपवादी धारणा का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य के जन कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है और ये कहा है कि जनता के हितों से संबंधित समस्त कार्यों को करने की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी राज्य की होती है। शुक्र शासक से अपेक्षा करते हैं कि वह मंदिर तथा उद्यान बनाने के लिए प्रजा को बिना कर लिए भूमि का आवंटन करे और शुक्र राजधानी में कुओं, बावड़ी, सरोवर, उद्यान, गलियों, मंदिर, मठ और धर्मशाला आदि का निर्माण व व्यवस्था करने की अपेक्षा करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रजा शासक व प्रजा के उपयोग के लिए नगरों व ग्रामों का सौंदर्यीकरण, जलाशयों के निर्माण और व्यवस्था, नदियों पर सुंदर और मनोहर सुविधाजनक पुल बनवाना, साथ में नदियों में नौकाओं और जलयानों की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त राजकीय कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनके लिए आवास गृहों का निर्माण करवाना भी राज्य का दायित्व है। यात्रियों के निवास के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाना, विक्रय होने वाली वस्तुओं की श्रेणियों के अनुसार बाजारों का निर्माण करवाना, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों के आवागमन के विवरण तथा उनसे संबंधित सूचनाओं को नियमबद्ध रीति से अंकित करने की व्यवस्था का परामर्श देते हैं। और इसके साथ मतलब व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए शुक्र राज्य को ही उत्तरदायी मानते हैं। अर्थव्यवस्था का निर्वाह व नियमन करने की बात करते हुए शुक्र ने कहा है
कि अर्थव्यवस्था का नियमन राज्य का अनिवार्य दायित्व है। शुक्र ने बिना राजा से अनुज्ञा लाइसेंस प्राप्त किए जुआ, शिकार, शस्त्र धारण करने को निषिद्ध किया है। शुक्र नीति में व्यवसाय व वाणिज्य के संदर्भ में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप की अपेक्षा की गई है और ये कहा गया है कि तौलने, वाणिज्य के नियमों का पालन करने, मुद्रा, सिक्के, धातु आदि के संदर्भ में व्यापारियों के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। शुक्र शासक को यह भी कहता है कि जो व्यापारी हैं वो अपने खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट ना करें। इसी प्रकार यह घोषणा की गई है कि विभिन्न व्यवसायों का विनियमन करने के लिए उनको राज्य से अनुज्ञा या लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है और पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था के ऊपर शुक्र राज्य की नज़र रखने की बात करता है। साथ ही राज्य के शैक्षणिक दायित्वों में राज्य के द्वारा नागरिकों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए ये अपेक्षा की गई है कि योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दें, शिक्षा के विशेष प्रयत्न करें, शिक्षा पूर्ण हो जाने पर शिक्षित व्यक्तियों को राजकीय पदों पर उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्तियां प्रदान करें, साथ ही उन्हें सम्मानित भी करें और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको राज्य अपने हाथ में रखे। राज्य के सामाजिक दायित्वों का मनु की भांति विस्तृत विवेचन नहीं करते हैं शुक्र, लेकिन फिर भी सामाजिक जीवन को सुसंगठित और सुव्यवस्थित बनाए रखना राज्य का अनिवार्य दायित्व है और शुक्र राज्य से यह अपेक्षा करते हैं कि समाज के विभिन्न वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करेंगे और उनके मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहेंगे। प्रजा के जीवन में धर्म को सुनिश्चित करना शुक्र राज्य का अनिवार्य दायित्व मानते हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना शुक्र के अनुसार राज्य का अनिवार्य दायित्व है। न्याय की व्यवस्था, प्रजा को न्याय प्रदान करना भी राज्य का आवश्यक कर्तव्य है। शुक्र के अनुसार राज्य अपनी दंड शक्ति के प्रयोग के माध्यम से प्रजा की समाज कंटकों से रक्षा करता है, प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा करता है, वितरणात्मक न्याय की भी व्यवस्था करता है। न्यायशील शासक प्रजा को धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग से संपन्न करता है और शुक्र ने राज्य से न्यायपालिका को संगठित करने तथा न्यायिक व्यवस्था का ऐसा स्वरूप प्रदान करने की अपेक्षा की है कि न्याय कार्य बिना किसी पक्षपात व राग द्वेष के संपन्न हो। प्रशासनिक प्रणाली के निर्वाह की बात करते हुए राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए शुक्र ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है और वह राज्य से प्रशासन को व्यवहारिक और विवेक सम्मत आधारों पर संगठित करने की अपेक्षा करते हैं। साथ ही शासक को निरंतर सजग रहकर यह देखते रहना चाहिए कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्वों को भलीभांति पूरा करें, प्रजा को पीड़ित ना करें और साथ ही राजा से शुक्र यह भी अपेक्षा करते हैं कि प्रशासनिक कर्मचारियों के हितों का भलीभांति संरक्षण करे राजा। और पहला भारतीय विचारक हैं शुक्र ऐसे जिन्होंने प्रशासन के आंतरिक पक्षों, कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, पदोन्नति, भविष्य निधि, पेंशन, अवकाश आदि के संबंध में राज्य से सुनिश्चित और कर्मचारियों के प्रति लाभप्रद नीति बनाने की अपेक्षा की है। परराष्ट्र संबंधों के निर्वाह के संदर्भ में शुक्र ये कहते हैं कि राज्य को आवश्यक रूप से अन्य राज्यों से संबंध बनाने होते हैं, उनका निर्वहन करना होता है। तो शुक्र राज्य से अपेक्षा करता है कि वह परराष्ट्र संबंधों को इस प्रकार संचालित करे कि राष्ट्रीय हित की सर्वाधिक पूर्ति हो तथा प्रजा के कल्याण व सुरक्षा को अधिकाधिक सुरक्षित किया जा सके। शुक्र राजा को परामर्श देते हैं कि वह अंतर्राज्य संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके राज्य को अनावश्यक युद्धों और टकरावों से बचाए। अंतर्राज्य संबंधों के विवेकपूर्ण निर्धारण और संचालन के लिए शुक्र ने कौटिल्य और मनु की भांति शासक के कुछ सिद्धांतों और नियमों के अधीन रहकर का निर्णय करने की अपेक्षा की है और इन नियमों में शुक्र ने षाड्गुण्य नीति, 4 उपायों आदि को सम्मिलित किया है। इस प्रकार शुक्र के द्वारा जो प्रतिपादित राज्य का कार्यक्षेत्र है वह यह स्पष्ट कर देता है कि शुक्र नीति में पूरी तरह से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की जाती है और राज्य के कार्यक्षेत्र की परिधि में प्रजा की भौतिक सुरक्षा, उसकी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति तक को सम्मिलित किया है और साथ ही शुक्र राज्य व राष्ट्र का वर्गीकरण करते हुए
आधुनिक राज्यों के समान संप्रभुता को राज्य के लिए आवश्यक तत्व मानते हैं और संप्रभुता को राज्य के लिए आवश्यक तत्व मानकर राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की बात करते हैं। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में उनके बहुत अच्छे विचार दिए हैं और जो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था है उसी के समान शुक्र प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों की बात करते हैं। इसके बाद मैं राजाओं का वर्गीकरण व राजा के अनिवार्य दैवत्व के निषेध के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।